नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। 34,500 आवासों के लाभार्थियों को 143 करोड़ की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण, तो वहीं 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरित। यूपी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा। सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज शाक्य देंगे डिंपल यादव को चुनौती। आकाश सक्सेना और राजकुमारी सैनी को भी मिला टिकट। दिल्ली में विश्व व्यापार मेले का आयोजन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया उत्तर प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ, तो स्टॉल्स का भी लिया जायजा। बलिया के भलुई में पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या। अज्ञात बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 4 अवैध हॉस्पिटल और प्रसव केंद्रों को किया सीज। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग के एक्शन से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 426.94 करोड़ की लागत की निर्मित होने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 143 करोड़ की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। साथ ही साथ 478.49 करोड़ की लागत से निर्मित 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि राशि हस्तांतरित की गई और चाबी का वितरण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिरसा मुंडा की जयंती, महाकवि जयशंकर प्रसाद और संत विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे लाभार्थियों को एक नई मंजिल मिलती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी सुविधाएं मिली। उनके दिल में कौन सी बातें हैं जो बताना चाहते हैं हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरैया ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए चाबी वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर अतिथि विधायक अजय सिंह और जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने शिरकत की। इस दौरान 237 लाभार्थियों को चाबी का वितरण किया गया, तो वहीं इस मौके पर एसडीएम हरैया गुलाब चंद समेत अनेक लोग मौजूद रहे। ये जो आवास योजना है, ये 2 तरह की आवास योजना है। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कवर नहीं हो पाते, मुख्यमंत्री जी की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने अपने स्तर पर भी मुख्यमंत्री आवास योजना का भी उन्होंने एक प्रावधान किया हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आज 237 आवासों का हम लोगों ने वितरण किया है। जो प्रमाण पत्र उसको हम लोगों ने वितरण किया है। और एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि प्रदेश के सभी दिव्यांग जो 40% के ऊपर हैं, उनको भी मुख्यमंत्री आवास देने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और दूसरा, उसके साथ साथ जो भी हमारे कुष्ठ रोग पीड़ित हैं, उनको भी आवास देने का मुख्यमंत्री जी ने आज ऐलान किया है, उन्होंने घोषणा किया है। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज शाक्य मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती देंगे। बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। रघुराज को पार्टी ने मैनपुरी में प्रत्याशी बनाकर सपा के लिए मुकाबले को कांटे का बनाने की कोशिश की, तो वहीं रामपुर में बीजेपी ने एक बार फिर से आकाश सक्सेना को
प्रत्याशी बनाया है। सपा के पूर्व विधायक आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना ने ही संघर्ष किया है। आकाश की शिकायतों पर ही आजम के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी आकाश को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। तो वहीं मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रिक्त हुई खतौली सीट पर पार्टी ने उनकी पत्नी राजकुमारी को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। रघुराज शाक्य देंगे डिंपल को चुनौती। बता दें कि हाल ही के दिन में डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया था। श्री रघुराज सिंह शाक्य भारतीय जनता पार्टी के 21 मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के घोषित प्रत्याशी हैं। उनके लिए मैंने पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनसे वार्ता हुई। मैंने उनका नॉमिनेशन पेपर 4 सेट में खरीदा है और कल अभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके संभवतः कल 1 बजे के आसपास हमारे प्रत्याशी नामांकन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं यूपी स्टेट हेड अमरीश और यूपी उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज है। डिंपल यादव को नामांकन उन्होंने हाल ही दिन में दाखिल कर दिया था और अब बीजेपी प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। डिंपल यादव के सामने किस तरह की चुनौती आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर्षदा बता दूं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 दिन पहले ही एवन टीवी के माध्यम से मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि किसी शाक्य बिरादरी को ही, और मैंने नाम लेकर कहा था, 3 नाम प्रत्याशियों का नाम लिया था और मैंने कहा था इन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा। अपर्णा यादव का नाम चर्चा में जरूर था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि अपर्णा यादव भी वहां पे चुनाव लड़ने से पीछे हटेंगी। अब बात करते हैं आज की जो लिस्ट आई है। रघुराज सिंह शाक्य बिरादरी से आते हैं। अगर वोट बैंक की बात करें तो यादव बिरादरी के बाद शाक्य बिरादरी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिनके पास वोट बैंक है वो शाक्य बिरादरी है। और इसी का एक बड़ा कारण रहा कि अखिलेश यादव ने भी आज से ठीक 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बनाया था। अब सीट समीकरण की अगर बात कर दें तो यादव मतदाता मैनपुरी में लगभग 4.25 लाख हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता आते हैं जिनकी जो संख्या है वहां पे वो 3.25 लाख है। मतलब शाक्य और यादव बाहुल्य संख्या है। तो यही दोनों मतदाता हैं जो तय करते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है। क्षत्रिय मतदाता भी यहाँ पे लगभग 2.25 लाख हैं और ब्राह्मण मतदाता 1,10,000। वहीं दलित मतदाता 1,20,000 है। लगभग लाख से ज्यादा की वहाँ पे जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बिरादरी की भी है। अब बात करते हैं इस चुनाव पर, क्योंकि डिंपल यादव पर अखिलेश यादव ने दांव खेला है। डिंपल यादव, अगर अखिलेश यादव के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा वोट वहां पे मिल सकता था तो डिंपल यादव थी। तेज प्रताप यादव भी वहां से सांसद जरूर रहे मैनपुरी से, लेकिन फिलहाल की स्थिति में वहां पे गुट जो हैं उन गुट में तेज प्रताप यादव जो सपा का गुट है उसमें फिट नहीं बैठते थे। डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव का नाम जुड़ा और अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी की जनता है। और इसी पर सीधा हथौड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज मारा है शाक्य प्रत्याशी को उतारकर, और ये शाक्य प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य हैं। ये शाक्य बिरादरी से तो आते ही हैं। शाक्यों में कितना ज्यादा सेंधमारी ये कर पाएंगे वोट बैंक में, क्योंकि शाक्य बिरादरी लगभग आधी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, तो उतनी ही मतदाता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के भी है। अब इस वोट बैंक पर कितनी टक्कर ये दे पाएंगे, क्योंकि अगर शाक्य वोट की बात करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया था। दूसरे नंबर पर ये रहे भी थे, मुलायम सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन टक्कर दिया था। 2.25 लाख वोटों से मुलायम सिंह से ये हारे थे। लेकिन ये कि अच्छी खासी सेंधमारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ भी कर दी थी। अब दूसरा बड़ा कारण आता है हर्षदा ये कि मुलायम सिंह जब तक जीवित रहे और जब तक लोकसभा सीट से मैनपुरी के लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्टार प्रचारकों को अपने, खासकर नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, केशव मौर्य हो, स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये सब कभी भी मैनपुरी के चुनाव में कभी भी वोट के लिए नहीं गए हैं। लेकिन अब क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से रिक्त हुई सीट पर बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को भी भेजेगी, और वहां पे ये कितना असर कर पाएंगे डिंपल यादव के खिलाफ, क्योंकि डिंपल यादव के खिलाफ न सिर्फ वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, बल्कि मुलायम सिंह का भी एक वहां से अपने लोकसभा सीट की शुरुआत की, वहां से अपने विधानसभा सीट की शुरुआत की, और अब एक सिंपैथी वोट है वो कितना अर्जित कर पाती हैं डिंपल यादव, ये देखने वाली बात होगी। बात अगर करें उपचुनाव पर तो 2 सीट और है जहां से
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना प्रत्याशी उतारा है। राजकुमारी सैनी, इनका भी जिक्र हमने किया था कल शाम के बुलेटिन में, और राजकुमारी सैनी को ही फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और उनका खतौली से मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी होंगे। दोनों के बीच में ही टक्कर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही थी और रिक्त हुई सीट पर कितना असर रालोद कर पाती, क्योंकि रालोद में भी अंदर खेमे की बात किया जाए तो वहां पे भी इस बात को लेकर टक्कर है कि बाहरी प्रत्याशी, पैराशूट प्रत्याशी को उतारा है मदन भैया को, तो वहां पे भी रालोद के भी समर्थकों में खासा इस बात को लेकर वो भी हैरान परेशान है कि पैराशूट प्रत्याशी को उतारने की जरूरत नहीं थी, और सैनी बिरादरी का वहां पे अच्छा खासा प्रभाव है। आकाश सक्सेना को उतारा है रामपुर विधानसभा उपचुनाव में हर्षदा, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने रामपुर से किसी को भी टिकट नहीं दिया है। तो अब समाजवादी पार्टी रामपुर से किसको देती है, क्योंकि रामपुर भी सपा का गढ़ है और लोकसभा उपचुनाव अभी समाजवादी पार्टी ने वहां पे बीजेपी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा, और अब इस विधानसभा सीट पर कितना असर दिखाएगा ये तो आने वाला उपचुनाव ही अमरीश, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। डिंपल यादव के जरिए दाव खेला गया अखिलेश यादव द्वारा, तो क्या अखिलेश यादव के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा ऐसा कुछ साबित होगा? देखिए, निश्चित तौर बहुत बढ़िया सवाल है। ये चुनाव जो है, मैनपुरी उपचुनाव, समाजवादी पार्टी की भविष्य तय करेगा। अखिलेश यादव के लिए ये दिशा और दशा तय करेगा कि आने वाला जो भविष्य है, आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उसमें अगर वो जनता के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने इस विरासत को संभाला है, समाजवादी पार्टी के अगर उनको मूल स्तंभ बनना है, मुलायम सिंह की जगह लेनी है, तो इस चुनाव में जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता इसी से हताश और निराश होंगे अगर यहाँ पे हार मिलती है। और यादव खानदान की कुलवधू हैं डिंपल यादव, अगर वो इस चुनाव में हारती हैं तो जरूर अखिलेश यादव के लिए आने वाला जो भविष्य है वो जरूर इस बात में संदेह पैदा करेगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की जगह जो है, रिक्त हुई जगह को अखिलेश यादव भरने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने, अखिलेश यादव ने कोई भी उपचुनाव अभी तक नहीं जीता है, और ये एक ऐसा उपचुनाव है जिसमें भविष्य तय हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कि आगे आने वाले दिनों में उनकी स्थिति क्या रहेगी और क्या रूट मैप उन्होंने तैयार किया है, किस तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह के अब नहीं रहने के बाद किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है कि इस चुनाव में वो जीत हासिल कर सके। हालांकि डिंपल यादव को देखकर ऐसा लगता है कि जोश भरा है, और कल उन्होंने अपने नामांकन से पहले नेताजी की समाधि स्थल पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव गए भी, और वहां पे उन्होंने वहां पे आशीर्वाद भी लिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि मुलायम सिंह की रिक्त हुई सीट पर डिंपल यादव कितना प्रभाव छोड़ने में सफल हो पाती हैं। जी अमरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पे यूपी स्टेट हेड अमरीश, जिन्होंने पूरी जानकारी दी यूपी उपचुनाव को लेकर कि आज भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कितना समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं मैदान में, और आकाश सक्सेना और राजकुमारी को भी टिकट मिल गया है। यूपी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए विश्व व्यापार मेले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी उत्तर प्रदेश पवेलियन में अपना स्टॉल लगाया है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यूपी पवेलियन का शुभारंभ किया। इस दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज मयूर माहेश्वरी, नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की मौजूद रहे, और मुख्य सचिव ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के स्टॉल का जायजा भी लिया। तो वहीं सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने दोनों स्टॉल्स पर प्रदर्शित परियोजनाओं के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी। साथ ही साथ मुख्य सचिव ने नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों और निवेशकों से आगामी 10 से 12 फरवरी के बीच प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। मैनपुरी के बलरामपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस दौरान पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बेवर क्षेत्र के चंद्रपाल ने अपनी बेटी अलका की शादी बलरामपुर में राहुल सिंह शाक्य से की थी। तो वहीं शादी के बाद से लगातार विवाहिता के दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहले नहीं मालूम थी, आज सुबह
लगभग 6 बजे हमारी लड़की मार दी। हमें किसी फोन द्वारा पता लगा, तो हम सब आए, लड़की हमारी मरी मिली, घर पे कोई मिला। साहब सुबह हमें पता लगी है फोन द्वारा से जी कि यहाँ पे ट्रेन खत्म हो गई है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनकी सिर्फ माँ मिली और कोई नहीं मिला। और वहाँ बाद में गाँव वालों से पता लगा कि इनको मार दिया। गले में देखी दाग से थे और नाखून भी वगैरह लगे हुए थे। ग्राम बलरामपुर में एक अलका नाम की महिला, जिसका 18 फरवरी 2022 में विवाह हुआ था, उसके पति का नाम राहुल है, ससुर का नाम लाल सिंह है। इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई। आने का फोर्स मैं भी मौके पर पहुंचा। घर वालों ने उसको चारपाई पर रख रखा था और इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। बलिया के सुखपुरा स्थित बलुई गांव में घर से बाहर सो रहे पूर्व प्रधान की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, तो वहीं घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और साथ ही मामले की जांच करी। थाना क्षेत्र सुखपुरा के अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सूचना पाती मौके पे पुलिस बल आ गया है और बाकी अन्य जो टीम्स हैं उन सबको बुला लिया गया है। अभी परिवार से तहरीर प्राप्त होनी बाकी है। जैसे तहरीर प्राप्त होती है वैसे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित होगी। हमारी अभी से जांच और छानबीन शुरू हो चुकी है। जो भी आगे प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। यूपी के कासगंज में अवैध प्रसव केंद्रों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गंज डूनवारा नगर में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 अवैध हॉस्पिटल और घर में चल रहे 2 अवैध प्रसव केंद्रों को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मच गया। कासगंज डीएम हर्षिता माथुर की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की। घरों में चल रहे प्रसव केंद्रों से डीएनसी करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए गए। सूचना मिलने पर डॉक्टर साहब एमओआईसी और मैं और डॉक्टर कुलदीप डिप्टी सीएमओ तीनों मिलकर हमारी टीम ने जो है 4 अवैध प्रसव केंद्रों पर छापेमारी की है और चारों जगह पाया गया है कि वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट थे अवैध प्रसव के वो सभी मिले हैं और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनका और डॉक्टर वहाँ मिले नहीं है, अनुपस्थित थे। बाकी जो स्टाफ था उनके माध्यम से उनको आगामी 24 घंटे में नोटिस के माध्यम से उनसे जवाब लिया जा रहा है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। हॉस्पिटल एक मोहल्ला धनपाल में है, प्रसव केंद्र है और ये अनीता है डॉक्टर वहाँ मिली है। डॉक्टर विमलेश है गणेशपुर, अब ये भी प्रसव केंद्र है। एक आईटी हॉस्पिटल है और एक चौथा जिसमें हम खड़े हैं ये बदायूं हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी और सर्विलांस की टीम ने 72 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपियों से लूटा हुआ ट्रक और वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 11 नवंबर की रात को शातिर लुटेरों ने ट्रक चालक से लूटपाट कर उनके हाथ पैर बांधकर फेंक दिया। हाईवे पर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए एसपी रवि कुमार ने एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया था, जिसके बाद सर्विलांस टीम और एसओजी ने इस मामले में अहम सबूत जुटाए। अब इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये थाना जालौन क्षेत्र में सुबह 11 तारीख को सुबह में सूचना मिली थी कि एक ट्रक के साथ जो है उसके ड्राइवर ने सूचना दी कि एक ट्रक की लूट कुछ अपराधियों ने कर ली है। जब वहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, हम लोग भी ने मौके का मुआयना किया था और वहाँ पर ड्राइवर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक विटारा ब्रेजा कार में 4 लोग आए और उन्होंने उसके चलती हुई ट्रक को रोका और उसके बाद उसके साथ लूटपाट की घटना की और ट्रक लेकर चले गए। इसी सूचना पर तत्काल उनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उसके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर जनपद जालौन में आगे की कार्रवाई की गई और एसओजी सर्विलांस की टीमों के अलावा भी अन्य टीमें स्पेशल टीम्स गठित की गई और घटना के अनावरण के प्रयास शुरू किए गए।
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इस दौरान हर अस्पताल पर एक नोडल अफसर की तैनाती की जा रही है और साथ ही बेड्स की उपलब्धता, भर्ती, रेफर मरीज की रिपोर्ट रोज की रोज तैयार की जाएगी। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। इधर लखनऊ में लोकबंधु अस्पताल को डेंगू डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया। अस्पताल के नोडल डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी को इसकी कमान सौंपी गई है। यूपी के लखनऊ में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं नगर निगम को फॉगिंग की जिम्मा सौंपा गया है। इस बीच फॉगिंग के लिए नगर निगम के उपकरण कम पड़ने लगे हैं, जिसके चलते जानकीपुरम प्रथम क्षेत्र की पार्षद शीबा चंद सिद्दीकी ने मोर्चा संभालते हुए खुद फॉगिंग मशीन से लोगों के घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हरदोई के अतरौली थाना इलाके में एक बार फिर से जिस्म फरोशी कराए जाने और बच्चियों को मुक्त कराने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक युवती को मुक्त कराया और कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अतरौली इंस्पेक्टर दीपक शुक्ला ने बताया कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बच्ची द्वारा मांग की गई थी कि उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर रोका गया है और मारपीट कर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। ये थाना अतरौली का मामला है। थाना अतरौली पुलिस व सीओ हरियाणा को यह सूचना मिली थी कि ग्राम नटपुरवा में एक महिला है श्रीमती सोम वाइफ ऑफ सीटू, यह तथा अन्य लोग मिलकर के गांव में बेसर्वित करवा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां छापा मारा। छापे में वहां पर 3 लोग सोम, सीटू और प्रदीप गिरफ्तार किए गए हैं तथा जो बच्ची है उसको बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराएं हैं। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है तथा अन्य जो 6 लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।